उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, हर शबे गम की सहर हो ये जरूरी तो नहीं। अरे नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, उनकी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं। और शेर है, आग को खेल पतंगों ने समझ रखा है, सबको अंजाम का डर हो ये जरूरी तो नहीं। और शेख जो करता है मस्जिद में खुदा को सजदे, उसके सजदों में असर हो ये जरूरी तो नहीं। और शेर आखिर है, सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, मगर सब पर साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 5 एफएससी फर्स्ट ईयर। चैप्टर नंबर 5 का सबसे पहला टॉपिक आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो प्यारे बेटे, आज इस चैप्टर का नाम देखें कि क्या है। इस चैप्टर का नाम है स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर, यानी मैटर की स्टेट्स और मैटर की फेजेस को हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। आप पहले से जानते हैं कि जो मैटर है, मैटर की 4 मशहूर स्टेट हैं फिजिकल, जिनमें गैस, लिक्विड और सॉलिड और उसके साथ प्लाज्मा, जिसे हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। वो कहता है मैटर इन 4 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जो गैसियस स्टेट है वो मैटर की सिंपलेस्ट स्टेट है, मतलब सबसे सादा तरीन स्टेट गैसेस हैं। उसके बाद अगर हम सॉलिड की बात करें तो ये मोस्ट अबंडेंट है। क्या मतलब? हमारे इर्द गिर्द मोस्ट एबंडेंट, एबंडेंट का मतलब होता है ज्यादा, ये जो है एग्जिस्ट करना, एबंडेंट, मोस्ट एबंडेंट यानी आवर सराउंडिंग, हमारे इर्द गिर्द में मैटर की जो स्टेट ज्यादातर पाई जाती है वो सॉलिड है। आप देख सकते हैं इर्द गिर्द मेरे हाथ में मार्कर जो कि सॉलिड हैं, ये इस कैमरे से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो भी सॉलिड है, मैं भी सॉलिड हूँ। ये पीछे बोर्ड जो मौजूद है ये भी सॉलिड है बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, तो क्या अर्ज कर रहा हूँ कि ज्यादातर हमारे इर्द गिर्द पाए जाने वाली जो फिजिकल स्टेट है मैटर की वो सॉलिड है। और ये जो लिक्विड की स्टेट होती है ना, ये हमारे इर्द गिर्द जो है ये लेस कॉमन है, यानी हमारे इर्द गिर्द ये ज्यादातर नहीं पाई जाती। ओके, क्यों लेस कॉमन है? इसलिए क्योंकि ये जो लिक्विड्स होते हैं ये जिस टेम्परेचर एंड जिस प्रेशर के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं उनकी रेंज नैरो है। रेंज नैरो का मतलब ये है कि जिस टेम्परेचर और जिस प्रेशर पर ज्यादातर लिक्विड एग्जिस्ट करते हैं वो टेम्परेचर और वो प्रेशर की रेंज हमारे इर्द गिर्द मौजूद नहीं है, वो कहीं और पर है, किसी और जगह पे है। जहां वो टेम्परेचर और प्रेशर की रेंज है वहां ज्यादातर लिक्विड एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये इसे आप सिंपली ये कह दें कि दैट इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, बस फोर्थ स्टेट। ओके, इतना पढ़ने के बाद हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे ये सुन लीजिए। हम इस चैप्टर में गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर में लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर में सॉलिड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। प्लाज्मा हमारे इस बुक के अंदर डिस्कस नहीं हुआ, इसलिए जो बातें डिस्कस हुई हैं उन्हीं को पढ़ा और पढ़ाया जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, गैस की खसूसियात, प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये जो गैस की प्रॉपर्टीज होती है ना, ये साइंटिस्ट ने हमें बताई हैं। और एक थ्योरी है जिसे कहते हैं KMT, मतलब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इस थ्योरी की हेल्प से गैसेस की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया गया है। हमारी इस बुक में 5 प्रॉपर्टीज हैं गैसेस की। सबसे पहली है कि ये जो गैसेस होते हैं इनका नो डेफिनेट, डेफिनेट कहते हैं फिक्स को, वॉल्यूम, आर शेप या एंड शेप। गैसेस का ना तो वॉल्यूम फिक्स्ड होता है ना शेप फिक्स्ड होती है, दोनों फिक्स्ड नहीं होते। मतलब आप जिस कंटेनर में गैस को डालोगे गैस उसी का वॉल्यूम घेर लेगा, तो जो भी कंटेनर का वॉल्यूम होगा गैस का भी वही वॉल्यूम होगा। जिस कंटेनर में आप गैस को शिफ्ट करेंगे उस कंटेनर जैसा वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम हो जाएगा। सेम इसी तरह से गैसेस की कोई शक्ल नहीं है, आप जिस बर्तन में इनको डालते हैं ये वैसी ही शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है?
दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि आइडियल गैसेस जो होती हैं, आइडियल गैसेस क्या होती हैं, मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया है कि जब हम गैसेस को स्टडी करते हैं ना, तो हम ये समझते हैं कि ये तमाम गैसेस जिनको हम स्टडी कर रहे हैं ये आइडियल हैं। सर जी समझ नहीं आई बात, तो दोबारा सुन लें। वो गैसेस जो गैस लॉज को ओबे करती हैं, जो 9th में आपने पढ़े थे, चार्लिस लॉ, बॉयल्स लॉ, गैस लॉज को ओबे करने वाली, मानने वाली गैसेस को क्या नाम देते हैं? आइडियल गैसेस का नाम देते हैं। तो आइडियल गैसेस का जो वॉल्यूम होता है, आइडियल गैसेस का जो पार्टिकल वॉल्यूम होता है, पार्टिकल वॉल्यूम वो जीरो होता है। सर जी ये तो हमें जरा समझा दो कि पार्टिकल वॉल्यूम जीरो कैसे होता है। देखें ये एक कंटेनर है, इसके अंदर कोई ना कोई गैस भरी हुई है और ये उस गैस के क्या हैं? छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। अब इन मॉलिक्यूल का वॉल्यूम आपने बताना है, पार्टिकल का वॉल्यूम, क्योंकि गैस का जो सबसे छोटा पार्टिकल जरा होता है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल जो है इसका जो वॉल्यूम होता है इन मॉलिक्यूल्स का वो जीरो समझा जाता है। कैसे जीरो समझा जाता है मैं आपको समझा देता हूं, देखें कैसे। ये मैं इनको इरेज करके ना इन तमाम मॉलिक्यूल्स को यहां पर जो मौजूद थे मैं इकट्ठा कर देता हूं। जब मैं इकट्ठा करता हूं तो सारे मॉलिक्यूल इस छोटी सी जगह पर समा जाते हैं। तो इस छोटी सी जगह पर यहां पर ये जो मॉलिक्यूल समा गए हैं इस जगह पर, ये जगह कहलाती है वॉल्यूम या पार्टिकल वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनका वॉल्यूम। ये इतनी कम वॉल्यूम है कि हम इसको ओवरऑल जीरो कह देते हैं। यानी इस पूरे कंटेनर के मुकाबले में ये इन पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम है, पार्टिकल्स का, सिर्फ पार्टिकल्स का, वो ऑलमोस्ट जीरो है, बहुत कम है, इतना कम है कि हम उसे जीरो कह देते हैं। ओके नेक्स्ट आगे चलें। तीसरी बात, जो गैसेस है ना ये कॉम्प्रेसिबल होती हैं। कॉम्प्रेसिबल से क्या मुराद है? यानी आप गैसेस को कॉम्प्रेस कर सकते हैं, आप इनको दबा सकते हैं, ठीक है। कैसे दबा सकते हैं, कैसे कंप्रेस कर सकते हैं, क्यों कंप्रेस कर सकते हैं? देखें भाई, अगर ये कंटेनर है, ठीक है, यहां पर एक पिस्टन लगा हुआ है जो ऊपर नीचे मूव कर सके, उसे हम पिस्टन कहते हैं, ठीक है। अगर हम इस पिस्टन पर प्रेशर बढ़ाएंगे ऊपर से तो ये पिस्टन नीचे को दबेगा और गैसेस जो है वो दब जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी। वाई, क्यों कंप्रेस होती हैं? आखिर ऐसी कौन सी रीजन है जिसकी वजह से गैसेस कंप्रेस हो जाती हैं? उसकी रीजन ये है कि दे आर वाइडली सेपरेटेड। व्हाट दे आर, यानी मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस आर वाइडली सेपरेटेड। गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। दे हैव मैनी स्पेसेस बिटवीन देम, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है तकरीबन 99.9% क्या होती हैं? स्पेसेस होती हैं, बहुत एक दूसरे से ये ज्यादा दूर होते हैं गैस के मॉलिक्यूल। तो जब एक दूसरे से बहुत दूर हैं तो जब चाहें आप इनको दबाकर इन्हें करीब ले आ सकते हैं। इसको बोलते हैं कि गैसेस आर कंप्रेसेबल, हम इन्हें कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसमें एक और बात इन्होंने समझाई है जिसका नाम है जाउल जाउल थॉमसन जाउल थॉमसन इफेक्ट। ये क्या होता है? जाउल थॉमसन इफेक्ट किसे कहते हैं? आइए स्टडी करते हैं। जाउल थॉमसन इफेक्ट की डेफिनेशन है व्हेन हाईली, सबसे ज्यादा, हाईली कंप्रेस्ड, दबी हुई, व्हेन हाईली कंप्रेस्ड गैस सडन एक्सपैंड, अचानक से खोलेंगे, सडन एक्सपैंड, कूलिंग इज प्रोड्यूस, कूलिंग इज, कूलिंग में डबल सी डबल ओ, कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड, दिस इज कॉल्ड जाउल थॉमसन इफेक्ट। वो कहता है एक गैस है, आप उसको कंप्रेस करो, दबाओ, हाईली कंप्रेस करो, हो गई कंप्रेस, फिर कंप्रेस के बाद अचानक से उसे खोल दो, मतलब ये गैस है, इसको हमने यहां पर दबाया, पिस्टन को मूव कराया, ऊपर से प्रेशर डाला, पिस्टन जो है वो नीचे हो गया, पिस्टन नीचे हो गया तो गैस जो है वो हाईली कंप्रेस्ड हो गई, या हाईली कंप्रेस्ड गैस है। अचानक से हमने यहां से खोला ऐसे ढक्कन, तो गैस बाहर निकली। जब गैस बाहर निकली ना तो कूलिंग पैदा हो गई, गैस बजाते खुद भी ठंडी हो गई और गैस के इर्द गिर्द वाली जगह भी ठंडी हो गई। इस इफेक्ट को नाम देते हैं जाउल थॉमसन इफेक्ट। ओके, अच्छा सर जी एक बात बताइए, ऐसा क्यों होता है, कूलिंग क्यों प्रोड्यूस होती है, उसकी क्या वजह है? देखें, जब गैस के मॉलिक्यूल को हाईली कंप्रेस किया जाता है तो मॉलिक्यूल बहुत करीब करीब आ जाते हैं एक दूसरे के, और जब करीब करीब आते हैं
तो इनके दरमियान कदरे इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाती हैं, बॉन्डिंग्स पैदा हो जाती हैं। फिर जब आप सडन एक्सपैंड करते हैं, खोलते हैं, तो गैस के मालिक्यूल ने जब हाईली प्रेशराइज्ड है तो उन्होंने इधर उधर भागना है। जब उन्हें रास्ता मिलता है बाहर भागने का, तो भागने के लिए अब उन्हें अपनी वो बॉन्डिंग जो कंप्रेशन के दौरान उन्होंने डेवलप कर ली थी वो तोड़नी होगी। उस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए गैस के मालिक्यूल को एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी वो बजाते खुद अपने पिछले मालिक्यूल से या अपने आप से ले लेते हैं, या इर्द गिर्द थोड़ी थोड़ी सराउंडिंग से ले लेते हैं, जिसकी वजह से गैस के मालिक्यूल की एनर्जी भी खर्च हो जाती है और इर्द गिर्द वाली सराउंडिंग की एनर्जी भी खर्च हो जाती है। तो जहां एनर्जी यूज हो जाए, टेम्परेचर वहां कम हो जाता है, इसलिए कूलिंग पैदा होती है, कूलिंग प्रोड्यूस होती है। तो ये जो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर यानी एसी काम करता है, वो भी इसी जाउल थॉमसन इफेक्ट के ऊपर काम करता है। और रेफ्रिजरेटर तो कहते हैं फ्रिज को, वो जो काम करता है वो भी इसी जाउल थॉमसन इफेक्ट पे काम कर रहा होता है। और हमारे घरों में मौजूद एयर कंडीशन यानी कि एसी, वो भी इसी इफेक्ट पे काम करता है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं, गैसेस हैव प्रेशर। गैस जो है वो प्रेशर रखते हैं। अब प्रेशर कैसे रखते हैं, क्यों रखते हैं? देखें जी, गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो एक जगह पर टिक कर तो बैठते नहीं हैं, वो हर वक्त हरकत करते रहते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, इधर जाते हैं, ऊपर नीचे, रैंडम मोशन होती है इनमें। तो एक दूसरे से ये कोलाइड करते हैं, ना सिर्फ एक दूसरे से कोलाइड करते हैं बल्कि कंटेनर की दीवारों से भी ये कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से गैसेस हैव प्रेशर ड्यू टू कोलिजन। ओके, लास्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि देयर जो IMF है, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस हैं गैस के मालिक्यूल के दरमियान, ये तकरीबन ना होने के बराबर हैं, यानी नेग्लिजिबल है, बिल्कुल नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर। गैस के अंदर यानी एक मालिक्यूल और दूसरे मालिक्यूल के दरमियान जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस हैं वो ना होने के बराबर हैं। ये बात हमें किसने बताई है? ये हमें KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने बताई है। अच्छा सर जी, ना होने के बराबर हैं? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत कम है। वजह क्या है? वजह वही है कि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्या होते हैं, दूर दूर दूर। ठीक है, दूर दूर दूर। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। हमारा टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन। इसको आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, इसको जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, दोनों नाम ठीक हैं। इससे पहले कि हम आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन को पढ़ें, हमें यह जानना होगा कि गैस लॉस क्या होते हैं। गैस लॉस मैं आपको समझाता हूं, पहले समझाता हूं फिर इधर लिखेंगे। देखें, गैस का वॉल्यूम होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। गैस का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम से मुराद है जो जगह घेरे गैस, उसको वॉल्यूम कहते हैं। ये यहां पर जो मैंने छोटा वॉल्यूम बनाया था वो पार्टिकल वॉल्यूम था। यहाँ पे जो पूरे कंटेनर की का वॉल्यूम होता है, ये वाला वॉल्यूम, ये इसको गैस का वॉल्यूम कहते हैं, पार्टिकल का वॉल्यूम नहीं, पूरी गैस का वॉल्यूम। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम अगर हम कंडीशन चेंज कर दें तो ये वॉल्यूम चेंज हो जाता है। मतलब अगर हम टेम्परेचर चेंज करें तो वॉल्यूम चेंज हो जाता है, प्रेशर चेंज करें तो वॉल्यूम चेंज हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज करें तो भी वॉल्यूम चेंज हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स, इन्हें कहते हैं प्रीवेलिंग कंडीशन। मतलब ऐसी कंडीशन जो गालिब आ जाए, मतलब ऐसी कंडीशन जिनके चेंज होने से वॉल्यूम चेंज हो जाए, उन्हें प्रीवेलिंग कंडीशंस का नाम देते हैं। तो अब गैस लॉस क्या होते हैं? किसी भी दी गई गैस के मैस का वॉल्यूम और टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल के दरमियान जो ताल्लुकात बनते हैं, जो रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं, उन्हें गैस लॉस कहते हैं। यही डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है कि द रिलेशनशिप्स, ताल्लुकात, शिप्स, द रिलेशनशिप्स बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस, दी गई गैस की मिकदार का वॉल्यूम, एंड प्रीवेलिंग कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, यानी प्रीवेलिंग कंडीशन यानी टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, तो इन्हें क्या कहते हैं? गैस लॉस। तो आइए कुछ गैस लॉस को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है कि किसी भी गैस का वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके ऊपर पड़ने वाले प्रेशर के, इसे कहते हैं बॉयल्स लॉ। यानी प्रेशर ज्यादा करोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। और ये कब होगा? जब नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर ये दोनों क्या हो? कांस्टेंट हो। ठीक है, पूरी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं,
the volume of given mass of a gas is inversely proportional to pressure applied on it at constant number of mole and temperature is called Boyle's law. उसके बाद चार्लिस लॉ, दूसरा लॉ क्या होता है? चार्लिस लॉ। ये सारे जो लॉज हैं ना, ये गैस लॉज हैं। चार्लिस लॉ ये है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसका वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप है। और कब ऐसा होगा? जब नंबर ऑफ मोल और प्रेशर ये दोनों क्या रखे जाएं? ये दोनों कांस्टेंट रखे जाएं। ओके सर जी। नेक्स्ट तीसरा लॉ होता है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ ये आपने पढ़ा भी है। एवोगैड्रोस लॉ इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल होंगे वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा। कब ऐसा होगा? जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या हो? कांस्टेंट हो। ओके जी। अब आप इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसे बेशक इक्वेशन नंबर 2 कह दें, इसे इक्वेशन नंबर 3 कह दें। अब आप ये देखें इन तीनों इक्वेशंस में जो लेफ्ट साइड है वो वॉल्यूम 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 है। तो हम क्या करते हैं कि तीनों इक्वेशंस को मर्ज कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, क्योंकि एक साइड कॉमन है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ले लिया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ये वाला आ गया। अब देखना, अब कुछ यूं रिलेशनशिप बनेगा, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, T भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो सामने लिखा जाएगा, प्रेशर यानी P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसे नीचे लिखा जाएगा। तो ये हो गया। अब आप इसको थोड़ा सा चेंज करें। कैसे? ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहां से रिमूव करते हैं। जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो पता है क्या होता है? तो आप दो चीजें लगाते हैं, एक कांस्टेंट और दूसरा बराबर, हाँ, एक इक्वल का साइन और दूसरा कोई ना कोई कांस्टेंट। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एज इट इट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, यहां पे कांस्टेंट आएगा, और नंबर ऑफ मोल टेम्परेचर ओवर प्रेशर NT ओवर P। अब यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है वो कौन सा कांस्टेंट होगा? अक्सर जगहों पे आप K लगाते हो कांस्टेंट, मगर यहाँ पे आप K नहीं बल्कि यहाँ पे आप लगाओगे R जिसे हम कहते हैं जनरल गैस कांस्टेंट। क्या कहते हैं? जनरल गैस या फिर आइडियल गैस कांस्टेंट। ओके, ये कैसे लिखोगे? आओ देखते हैं। जनरल गैस कांस्टेंट, इस जगह पे R लगा दें कांस्टेंट की जगह पे, तो ये R मैं पहले ही लिख देता हूं R, तो ये इक्वेशन बन जाएगी इज इक्वल टू V, ठीक है, V इज इक्वल टू R, कांस्टेंट की जगह R, NT ओवर P, NT ओवर P। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, सिंपलीफाई, P को इधर ले आए, PV इज इक्वल टू, N को पहले लिखें NRT, PV is equal to NRT, PV is equal to NRT। This equation is called ideal gas equation। इसी इक्वेशन को क्या कहते हैं? जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। अच्छा, ये इक्वेशन आपके सामने जो है आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन, अगर मैं यूं लिखूं, फॉर 1 मोल, एक मोल गैस के लिए, फॉर 1 मोल गैस, एक मोल गैस के लिए n जो है वो किसके बराबर होगा? वो 1 मोल के बराबर होगा। तो एक को यहां लिखते ही नहीं है तो n खत्म हो गया। PV इज इक्वल टू RT, ठीक है। अब देखना, अब मैं क्या करता हूं, मैं इस T को इधर ले जाता हूं, तो ये बनेगा PV ओवर T इज इक्वल टू R, ठीक है, R इज इक्वल टू PV ओवर T, ठीक है सर जी। अब मेरी बात सुने, ये जो PV ओवर T है, फर्ज करें एक गैस है, उसकी कंडीशन है P1 V1 T1, थोड़ी देर बाद आपने उसका वॉल्यूम चेंज कर दिया, प्रेशर चेंज हो गया, टेम्परेचर भी चेंज हो गया, तो उसकी दूसरी कंडीशन क्या हो गई? P2 V2 ओवर T2 इज इक्वल टू R। अब देखो P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू R, P2 V2 ओवर T2 इज इक्वल टू R, दोनों का जो है राइट साइड यानी R बराबर है, तो आप इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो R R से कट जाएगा और ये हो जाएंगी P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप भी क्या कहलाता है? जनरल गैस इक्वेशन। यानी ये रिलेशनशिप भी जनरल गैस इक्वेशन है, ये भी जनरल गैस इक्वेशन है। आपकी बुक में ना ये वाला रिलेशनशिप है, बस ये वाला नहीं है, मैंने बताया है। अब आगे देखें, इसमें मेरे बेटे ये जो R है ना, R, जिसको आप जनरल गैस कांस्टेंट कह रहे हैं, इसकी वैल्यू होती है अपनी, R की वैल्यू कांस्टेंट होती है 0.0821 dm क्यूब ATM पर केल्विन पर मोल। हो इतने ज्यादा यूनिट जी, आपको ये याद करनी होगी। कैसे? 0.0821 0.0821 0.0821 dm क्यूब ATM पर केल्विन पर मोल। dm
एटीएम पर केल्विन पर मोल। अब ये आई कैसे है ये भी मैं आपको समझा सकता हूं। हाँ, उसके लिए कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। अगर आपकी ख्वाहिश हो तो मैं बता देता हूं, अगर आपकी ख्वाहिश ना हो तो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि जो पढ़ेगा सो पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा सो नहीं पढ़ेगा। किताब में वैसे यहां तक ही लिखा हुआ है जो मैंने आर की वैल्यू आपको यहां बता दी है। ये आई कैसे है आर की वैल्यू, देखो ये जो वैल्यू है ना आर की, ये नॉन एसआई है, नॉन एसआई नहीं, नॉन सिस्टम इंटरनेशनल। ओके, और दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है एसआई, सिस्टम इंटरनेशनल में। पहले हम नॉन एसआई देखेंगे। देखिए आर की वैल्यू निकालने के लिए ना आपको पहले तो आर का जो है ना आर का फार्मूला आना चाहिए, वो हम ये वाली जनरल गैस इक्वेशन से निकालेंगे। आर को इधर रहने दें, एन टी को उधर ले जाएं, तो ये बन जाएगा आर इज इक्वल टू पीवी ओवर एन टी, पीवी ओवर एन टी। देखो ना, आर को इधर रहने दो, एन टी को इधर ले जाओ, पीवी ऊपर एन टी नीचे। अच्छा, अब देखो नॉन एसआई में जो प्रेशर होता है वो होता है 1 एटीएम। ये तुम्हें किसने बताया, ये मुझे एवोगैड्रोस लॉ ने बताया था। ये मैंने मोलर वॉल्यूम में पढ़ा था कि प्रेशर जो स्टैंडर्ड होता है वो 1 एटीएम होता है। ओके, और वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है मोलर वॉल्यूम 22.414 डीएम क्यूब। ओके सर जी, मान लेते हैं। उसके बाद टेम्परेचर स्टैंडर्ड कितना होता है, 0 डिग्री। अगर आप इसको केल्विन में तब्दील करेंगे तो 273 के साथ प्लस कर देंगे तो ये 273 केल्विन ही आ जाएगा, और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में पुट किया जाता है। उसके बाद बाकी बच गया एन, एन क्या है, मोल, 1 मोल गैस है। यही पढ़ा था ना हमने मोलर वॉल्यूम में। अगर गैस 1 मोल हो और इस टेम्परेचर पर, इस प्रेशर पर पड़ी हुई हो तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, 22.414 डीएम क्यूब। सारी वैल्यूज ऊपर वाले फार्मूले में डाल दें, ये जवाब ना आए तो पैसे वापस। कैसे, जरा देखना। मैं आपके सामने ये, बल्कि जाउल थॉमसन इफेक्ट को ना मैं इरेज कर देता हूं, आप देखें। ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हम उड़ा देते हैं और आगे चलते हैं। तो प्यारे बेटे, आप क्यों मायूस बैठे हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, अब होगा क्या, अब यहाँ पे इस इक्वेशन में ये वैल्यूज डाल रहा हूं। आर इज इक्वल टू पी वी ओवर एन टी। आर इज इक्वल टू पी की जगह 1 एटीएम का प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वी की जगह 22.4 डीएम क्यूब का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एन की जगह 1 मोल मल्टीप्लाई बाय टी, टेम्परेचर की जगह ये वाला 273 केल्विन। अब क्या करना है, अब ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली को भी मल्टीप्लाई करें और फिर आपस में डिवाइड कर दें, तो ये आंसर बनेगा 0.0821। अब देखो ये क्या है, डीएम क्यूब। ओके, ये क्या है, एटीएम। ओके, ये मोल जब ऊपर आएगा तो ये पर मोल बन जाएगा। वाह भाई वाह, ये केल्विन जब ऊपर आएगा तो ये पर केल्विन बन जाएगा। आ गई ना वही वैल्यू, जी बिल्कुल आ गई है सर। ओके, ये तो है एसआई में, सिस्टम इंटरनेशनल, ओ नहीं बल्कि नॉन एसआई में। और एसआई में क्या बनेगी, आर की वैल्यू वो थोड़ी सी चेंज होगी। उसके लिए प्रेशर जो होता है ना, प्रेशर सिस्टम इंटरनेशनल में उसका यूनिट 1 एटीएम नहीं होता, बल्कि वो होता है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में। तो 1 एटीएम बराबर होता है 101325 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। देखो याद रखो, प्रेशर का न्यूटन मीटर पर स्क्वायर एसआई यूनिट है, इसलिए प्रेशर इज इक्वल टू 101325 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है ना सिस्टम इंटरनेशनल में, वो आप मीटर क्यूब में पुट करते हैं, ना कि डीएम क्यूब में। तो डीएम क्यूब से मीटर क्यूब बनाना है तो इसको आप 1000 पे डिवाइड कर दें, आंसर आएगा 0.022414 मीटर क्यूब। और फिर टेम्परेचर वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर तो ऑलरेडी हम हर वक्त केल्विन में पुट करते हैं, केल्विन ही एसआई यूनिट है, और नंबर ऑफ मोल भी चेंज नहीं होंगे, 1 मोल। ओके, अब आप इस फार्मूले में डाल के देखें, इस फार्मूले में, ये वाले फार्मूले में, तो आर इज इक्वल टू प्रेशर की जगह क्या लिखोगे, पी की जगह 101325 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, वी की जगह क्या लिखोगे, 0.0224, ठीक है, मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय, और एन की जगह 1 मोल, टी की जगह टेम्परेचर 1 मोल, 1 मोल मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन। जब आप इसे सॉल्व करते हैं इसका आंसर निकलता है 8.3143, 8.3143। अच्छा, न्यूटन यहां आ गया, ये मीटर का -2 है, ये मीटर का 3 है, 3 में से 2 गया, 1 m बचेगा, न्यूटन मीटर, ठीक है। और ये मोल ऊपर आएगा तो पर मोल, ठीक है, ये केल्विन ऊपर आएगा तो पर केल्विन। ये वैल्यू है आर की सिस्टम इंटरनेशनल में। एक बात और भी सुन लें, 1 जाउल जो होता है
दैट इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। तो अब अगर न्यूटन मीटर को हटा के इसकी जगह पे 1 जूल भी लगा दें तो दैट इज आल्सो गुड, ये भी ठीक होगा, वो भी सिस्टम इंटरनेशनल में ही होगा। ओके मेरे बेटे, तो यहां तक पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, अब हम आगे चलते हैं। बेसिकली गर्मी बहुत ज्यादा है और जिस प्लेस पे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं वहां पे मुझे पंखे की स्पीड भी स्लो रखनी पड़ती है, बिकॉज मेरे पास अभी एसी नहीं है। पंखे की स्पीड स्लो रखनी पड़ती है, अदरवाइज माइक हिलता है यूं टा 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 टा। तो ये भी ध्यान रखना होता है, जिसकी वजह से मैं गर्मी में रिकॉर्डिंग, सर्दियों में इंशाल्लाह अच्छी रिकॉर्डिंग होगी, रात के वक्त भी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, मसला कोई नहीं है। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप कहीं गर्मियों की छुट्टियों के बाद छोड़ तो नहीं देंगे लेक्चर बनाना, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह मुझे तौफीक दे मैं पूरी केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा अगर मेरी जिंदगी बाकी रही तो। अब हम देखते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मेरी बात सुने। एक मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसे कहते हैं mr, यानी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। एक मॉलिक्यूल का मास, मिसाल के तौर पर हमारे पास वाटर है H2O, एक मॉलिक्यूल है, तो इसका मास क्या होगा, हाइड्रोजन का होता है 2, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 और 2 18, AMU लिखेंगे, ग्राम में नहीं लिखेंगे, AMU। जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसे हम AMU में लिखते हैं और जो मोलर मास होता है उसे हम ग्राम पर मोल में लिखते हैं, ये फर्क है। वैल्यू दोनों की बराबर होती है, सिर्फ यूनिट का फर्क होता है। ओके, तो अब हम इस जनरल गैस इक्वेशन से रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले मेरे पास जनरल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। ओके, अब n इसमें नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास ओवर मोलर मास होता है, पुट कर दो, सोच क्या रहे हो। PV इज इक्वल टू n की जगह छोटा m डिवाइडेड बाय बड़ा M R और फिर साथ T। अब हमें बड़ा M चाहिए तो M को इधर ले जाओ, PV को नीचे ले आओ, तो M इज इक्वल टू M ओवर PV R फिर T। ठीक है, अब ये M क्या है, ये है मोलर मास, ये क्या है, मोलर मास। अच्छा, अगर एक मोल का मास है तो आप इसको M लिखोगे, मोलर मास। अगर एक मॉलिक्यूल का मास लोगे तो फिर आप इसके साथ MR लिख दोगे, उसे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। फार्मूला दोनों का सेम होगा, MRT डिवाइडेड बाय PV, और हर फार्मूले में आप R की नॉन एसआई वाली वैल्यू पुट करोगे, 0.0821 डीएम पर एटीएम पर केल्विन पर मोल वाली। ओके, एक न्यूमेरिकल है हमारे पास 5.1, आइए इसको देखते हैं। उसमें उसने हमें प्रेशर भी दे दिया, उसने हमें वॉल्यूम भी दे दिया, उसने हमें मास भी दे दिया, उसने हमें और क्या दिया, आर है पड़ा, मास दे दिया, प्रेशर दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, टेम्परेचर भी उसने हमें दे दिया, सारा कुछ उसने दे दिया। तो वो कहता है मुझे एम मालूम करके दो, एम या MR फाइंड आउट करके दो। ठीक है, तो देखिए क्या क्या वैल्यूज दी हैं उसने। मास दिया है 134 ग्राम, मास दिया है 134 ग्राम। ओके, वॉल्यूम कितना दिया है 10 डीएम क्यूब, वॉल्यूम कितना दिया है 10 डीएम क्यूब, और प्रेशर कितना दिया है, प्रेशर उसने दिया है, प्रेशर बल्कि सॉरी, वॉल्यूम उसने हमें दिया है 5 डीएम क्यूब और प्रेशर दिया है 10 ATM। ओके, टेम्परेचर मेरा ख्याल है -73 जी, -73 डिग्री दिया, मगर हम डिग्री में नहीं बल्कि केल्विन में टेम्परेचर पुट करते हैं, तो इसको 273 के साथ जमा कर दें, आंसर आएगा 200 के केल्विन। क्यों, क्योंकि -73 है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 273 में से 73 चला गया, 200 केल्विन। तो अब आपने MR फाइंड आउट करना है, यही फार्मूला लगाओ, MR या M, पहले M लिखो बाद में MR लिख देना। M इज इक्वल टू मास, जनरल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर डिवाइडेड बाय प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो देखें मेरे प्यारे बेटे, मास क्या है, मास है 134 ग्राम, आर की वैल्यू आपको आती है 0.0821, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर दें। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर है 200 केल्विन, डिवाइडेड बाय प्रेशर, प्रेशर क्या है, प्रेशर है 10 डीएम क्यूब और वॉल्यूम क्या है 5, प्रेशर है 10 ATM और वॉल्यूम है 5 डीएम क्यूब। सारे को सॉल्व करें, आंसर आता है 44 ग्राम पर मोल। तो अगर 44 ग्राम पर मोल है तो ये मोलर मास है, एक मोल का मास है। और अगर आप इसको मॉलिक्यूलर मास में तब्दील करोगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, तो MR लिख दोगे और 44 ग्राम पर मोल को हटा के AMU लिख दोगे। और पता है आपको 44 AMU किस मॉलिक्यूल का मास होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्विक चेक है। पहला क्विक चेक है कि व्हाई गैसेस आर कंप्रेसिबल, गैसेस को क्यों दबा सकते हैं।
ये तीसरा पॉइंट मैंने पढ़ाया था कंप्रेशन वाला, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, वहीं से आप लिख देंगे कि इनके दरमियान बहुत ज्यादा स्पेसेस होती हैं, तो हम जब इनमें प्रेशर डालते हैं तो ये करीब करीब हो जाती है। दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज जाउल थॉमसन इफेक्ट, वो भी इसी तीसरे पॉइंट में डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, अगर आप किसी हेल्पिंग बुक का सहारा लेकर वो थोड़ी सी वो वाली बात लिख दें कि कैसे कूलिंग प्रोड्यूस होती है तो भी बेहतर है। आखिरी क्या है, आखिरी एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, क्विक चेक में क्विक चेक सी आपने खुद करना है। कैसे करेंगे सर, आपने तो वादा किया था मैं खुद करा दूंगा, मैंने करा दिया। मैंने ये 5.1 वाला जो न्यूमेरिकल आपको कराया है सेम ऐसे ही वो है। ठीक है, सेम इसी 5.1 वाले न्यूमेरिकल के मुताबिक ही वो है। ठीक है, वो आप खुद करेंगे। ठीक है, यहां पर आके ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। इस टॉपिक के साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्या है। वैसे तो इसके लिए अलग टॉपिक बनाना चाहिए था लेक्चर, मगर नहीं, मैंने कहा इसको इसके साथ चिपका देता हूं, टाइम भी बचाना होता है मेरा आपका दोनों का। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड बहुत आसान है, रीडिंग से ही आपको समझ आ जाती है, मगर पढ़ाना जरूरी है। पहली प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कहते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल का मूव करना। तो देखें सबसे ज्यादा डिफ्यूजन जो है वो गैसेस में होती है, सेंट जैसे खुशबू फैल जाती है, एक बंदा सेंट लगाता है वहां पे ज्यादा होती है सेंट, मगर थोड़ी देर बाद पूरे कमरे में उसकी खुशबू फैल जाती है, क्योंकि वो गैसेस होते हैं तो वो इर्द गिर्द फैल जाते हैं ज्यादा कंसंट्रेशन वाले एरिया से कम कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ, इसे डिफ्यूजन कहते हैं। तो जो लिक्विड्स हैं वो भी डिफ्यूज करते हैं मगर लेस डिफ्यूज करते हैं, लिक्विड्स लेस डिफ्यूज देन गैसेस। ठीक है, गैसेस की डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, मगर लिक्विड की भी डिफ्यूजन होती है मगर कम होती है गैसेस की निस्बत। उसके बाद है स्पेसेस, तो देयर आर लेस स्पेसेस लेस होती हैं बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल। लिक्विड्स के मॉलिक्यूल के दरमियान जो स्पेसेस हैं वो गैसेस के मुकाबले में कम होती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें IMF होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं अच्छी खासी, रीजनेबली स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं और ना होने के बराबर नहीं, बल्कि ना होने के बराबर तो नहीं, मतलब बहुत ज्यादा स्पेसेस भी नहीं होती, बहुत कम भी नहीं होती, दरमियाने लेवल पर स्पेसेस होती हैं लिक्विड्स के मॉलिक्यूल के दरमियान। नेक्स्ट है कंप्रेशन, क्या ये कंप्रेसेबल हैं? जी बिल्कुल हैं, लिक्विड भी कंप्रेस किए जा सकते हैं मगर बहुत कम। कैसे? 10 की पावर 5 टाइम लेस देन गैसेस, मतलब गैसेस को आप जितना कंप्रेस कर सकते हो उसकी निस्बत लिक्विड को 1,00,000 गुना कम कंप्रेस किया जाता है, यानी उनकी कंप्रेशन बहुत कम है, 1,00,000 गुना, यानी कि ना होने के बराबर कह सकते हो। तो आपकी बुक में जो डायग्राम बनी हुई है उसमें पहले 2 सिलेंडर्स में उसने जो है गैस को कंप्रेस किया, पहले में नॉर्मल है, दूसरे में उसने प्रेशर बढ़ाया तो गैस कंप्रेस हो गई, अगले 2 सिलेंडर में उसने वाटर को लेकर कंप्रेस किया तो वो कंप्रेस नहीं हुआ। तो तकरीबन गैसेस के मुकाबले में 10 की पावर 5 टाइम लेस कंप्रेसेबल होते हैं, इसलिए इनकी कंप्रेशन तकरीबन मैं तो कह सकता हूं नेग्लिजिबल होती है, ना होने के बराबर। मगर 10 टाइम मोर देन सॉलिड, सॉलिड की निस्बत लिक्विड को 10 गुना ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है अगर सॉलिड को देखें, क्योंकि सॉलिड को तो बिल्कुल ही हम कंप्रेस नहीं कर सकते ना, वो तो टूट जाता है, वो कंप्रेस नहीं होता। उसके बाद एक्सपेंशन, फैलाव, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो ना तो गैसेस जो हैं वो एक्सपेंड हो जाती हैं, फैल जाती हैं, अपना वॉल्यूम बढ़ा लेती हैं, और लिक्विड जो हैं उनको भी आप हीट करोगे तो वो भी एक्सपेंड होंगी, फैलेंगी, मगर गैसेस के मुकाबले में लिक्विड की एक्सपेंशन नेग्लिजिबल होती है, तकरीबन ना होने के बराबर होती है। उसके बाद क्या है, कौन सी हरकत होती है लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान? लिक्विड मॉलिक्यूल हैव कांस्टेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हरकत करते हैं वो मुसलसल करते हैं, कांस्टेंट का मतलब है मुसलसल, और रैंडम मोशन करते हैं और मूव करते हैं। ये 3-4 बातें इस बात का सबूत दे रही हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल भी हरकत करते रहते हैं, मगर इनकी जो स्पीड है वो स्लो है गैसेस के मुकाबले में, लिक्विड के मॉलिक्यूल की स्पीड मूव करने की। अच्छा, ये इस बात का प्रूफ क्या है कि 2 मिसिबल लिक्विड है, मिसिबल कहते हैं एक जैसे लिक्विड जो आपस में एक दूसरे में खुद ही मिक्स हो जाएं, उन्हें मिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। पानी का गिलास है, उसमें इंक डाल दो, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इंक खुद ही उसमें मिक्स हो जाएगी। क्यों? इंक और पानी दोनों मिसिबल लिक्विड हैं, और मिक्स क्यों होते हैं? इसलिए क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल भी हरकत में हैं और इंक के मॉलिक्यूल भी हरकत में हैं, मोशन कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे में खुद ब खुद मिक्स हो जाते हैं। और फ्लो ऑफ लिक्विड, लिक्विड फ्लो करते हैं, बह जाते हैं, पानी को ना आप डालें
जमीन पर वो खुद ब खुद बहता है। ये बहता क्यों है? बिकॉज दे हैव मोशन, मॉलिक्यूल्स के दरमियान हल्का हरकत है जिसकी वजह से वो बह जाता है, सॉलिड तो नहीं बहता। इसी तरह लास्ट पॉइंट है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखें, जो भी मॉलिक्यूल जितना ज्यादा तेजी से हरकत कर रहे होंगे, इसका मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रखते हैं उनकी हरकत भी ज्यादा होती है, और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट ताल्लुक है टेम्परेचर के साथ। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल की हरकत बढ़ती है, इसका मतलब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और जैसे ही आप टेम्परेचर डाउन करते हैं तो मॉलिक्यूल की हरकत स्लो हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी में कमी आ जाती है। तो जैसे आप हीट करोगे तो जो भी लिक्विड है वो वेपर्स बन के गैस में चला जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो इर्द गिर्द मौजूद सारी बॉन्डिंग तोड़ के सीधा गैस या वेपर्स में चले जाएंगे। और अगर आप लिक्विड को ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, तो इनके मॉलिक्यूल की हरकत इतनी स्लो हो जाएगी कि वो काइनेटिक एनर्जी बहुत कम और वो फ्रीज होना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से फ्रीजिंग होती है। तो थैंक यू वेरी मच, ये हमारा आज का लेक्चर था। कल हम इंशाल्लाह दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ लिक्विड।